कहते हैं जो शादीशुदा इंसान होता है वह इंसान जब अपने जवानी हुई दहलीज पर उस समय घर में रहता है या घर से बाहर कहीं कमाने जाता है। कमाने जाने के बाद जो होता है वह इंसान अपने आस पड़ोस झांकना ज़रूर शुरू कर देता है। और जब झांकने लगता है तो झांकने के बदौलत उसका झांकना जो होता है अपने मेहनत करते हुए कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब वह नाकामयाब हो जाता है तो उसी बीच एक गलत फ़ैसला भी ले लेता है। लेकिन उसका एक गलत फ़ैसला जो होता है पूरे परिवार को तहस महस भी कर देता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से एक युवती बेरहम तरीके से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद ना किसी को अपने कानों पर विश्वास होता है, ना किसी को अब आगे भरोसा होता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है आगरा। वैसे जो आगरा है वह मेन जो होता है ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, नज़रिया किसी का अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूता फैक्ट्री ज़्यादा है। लेकिन कई लोग जूता को नाम से जो होता है आगरा को भी जानते हैं। लेकिन उसी के पास एक थाना पड़ता है लोहड़ मंडी, और ठीक उसी का एक इलाका लगता है, बस्ती लगता है हसनपुरा। मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2020 का दिन होता है, लॉकडाउन का वर्ष होता है। तभी जो होता है हसनपुरा के रहने वाले होते हैं, वह होते हैं वरुण प्रजापति। कुछ दूरी पर जो होता है गजानन नगर पड़ता है, तो वहीं पर मौके पर जो होता है वह शाम के टाइम टहलने के लिए जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर गरिमा बंसल का अपना ही एक मकान होता है। उसी मकान के पीछे वह टहल रहे होते हैं। तभी वरुण प्रजापति होते हैं, उनकी नज़र वहाँ साइड में एक कार्टून पे पड़ती है। वह कार्टून लगभग 3 फुट के बराबर होता है। और उस कार्टून को काफ़ी ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो होता है कुछ ऐसे उन्हें शंका हो जाता है, इस कार्टून के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर रहस्य छिपा है। तुरंत उसी समय शंका के बिना पर वहाँ तुरंत ही लोगों को आवाज़ लगाते हैं। जब लोगों को आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब अपने अपनी मन की बातें करते हैं। कोई व्यक्ति कहने लग जाता है कि जब दोपहर को हम यहाँ पर टहलने के लिए आए थे तो देखे तो यहाँ उस समय कोई कार्टून नहीं फेंका था, लेकिन यहाँ दोपहर के बाद कौन ला के डंप कर गया। हमें शंका हो रहा कहीं इसमें कुछ अनहोनी वाला बात ना हो। इसीलिए तुरंत जो होते हैं अब वरुण 112 नंबर डायल कर देते हैं। 112 नंबर डायल करने के बाद तुरंत ही वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है शाहगंज पुलिस थाना। उनको खबर लगता है तो अपनी दल बल टीम के साथ जो होता है उसी समय, और जब डॉक्टर गरिमा के उसी मकान के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ लगने के बाद वहाँ के जो एसआई होते हैं रात्रे मोहन प्रसाद होते हैं, तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक कार्टून पड़ा हुआ है। उनको शंका होने लगता है इस कार्टून में ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी वाला चीज़ है या कुछ विनाशकारी चीज़ है। इसीलिए अब तुरंत जो होते हैं वह प्रसाद साहब वहाँ पर एक कांस्टेबल को तुरंत ही अपने पास बुलाते हैं। उस कार्टून को पकड़ते हैं और वह जो होते हैं उस समय कांस्टेबल कार्टून को खोल देते हैं। तभी उसी कार्टून में एक युवती का डेड बॉडी निकलता है, जो काफ़ी बुरी तरह से उसमें लिपटी हुई पड़ी हुई थी। और तुरंत ही प्रसाद साहब उस बॉडी का तुरंत ही पंचनामा करना शुरू कर देते हैं। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि इस युवती का उम्र लगभग 22 से 27 साल के बीच लग रहा है। और उस बॉडी को बाहर निकालते तो देखते उसके गले पर काफ़ी जो होते हैं रस्सी के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं और दबाव के कुछ जो होते हैं निशान होते हैं। अब प्रसाद साहब तुरंत ही समझ जाते हो ना हो, या लग रहा हमें गले पे काफ़ी तेज़ दबाव की वजह से इस युवती की मौत हो गई है। प्रसाद साहब तुरंत ही वहाँ के फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। कुछ जो होता साक्ष्य उस कार्टून के जुटाते हैं। जुटाने के बाद वहाँ लोगों से पूछताछ किया जाता है, क्या इस लड़की को कोई जानता है या किसी दिन इस लड़की को किसी ने देखा है। तो वहाँ जितने भी लोग थे उस लड़की को पहचानने से इनकार कर जाते हैं। इनकार करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब उस लड़की का फ़ोटो लेती है। फ़ोटो लेने के बाद तुरंत ही जितने भी नज़दीकी थाना होते हैं, ज़िले वाइज थाने होते हैं, सब में तुरंत ही फ़ोटो को सर्कुलेट करा दिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द इस लड़की के बारे में हमें पता चल सके। पुलिस जब लोगों से पूछताछ कर लेती है, करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में उस युवती के उस समय
बॉडी जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और वहाँ पर जो खड़े होते हैं वरुण प्रजापति, उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत जो होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद प्रसाद साहब इस केस की जांच करने के लिए सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह के टाइम में काफ़ी टीमों का गठन करते हैं। करने के बाद पुलिस अब इस केस को आगे बढ़ाना शुरू कर देती है और करने पे लगती है। तभी पुलिस का जो सबसे पहले जो निगाह पड़ता है वह पड़ता है उस इलाके जहां पर घटना हुआ था। डॉक्टर के मकान के इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, सबका जो था घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू कर देते हैं। और जब देखने लग जाते हैं उस सीसीटीवी फुटेज में जो होता है एक काफ़ी चौंकाने वाला बाइक निकलता है जो स्प्लेंडर होता है, और उसी पे एक व्यक्ति बैठा होता है जिसकी उम्र लगभग वही 26 से 27 साल के बीच होता है। और उसी के पीछे वह कार्टून लदा होता है। लगभग वही 5 बजे के आसपास वह व्यक्ति जो होता है उस कार्टून को ले आकर वहीं डॉक्टर के मकान के पीछे जस्ट डंप कर जाता है। और पुलिस जब उस फ़ोटो को लेती है, लेने के बाद अपने एरिया में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करा देती है ताकि इस व्यक्ति के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। और पुलिस इसी केस में अब लगी रहती है। जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है वही लगभग दोपहर का एकदम समय हो जाता है। तभी उसी बीच शाहगंज पुलिस थाने में एक जो होती है औरत पहुंचती है अधेड़ उम्र की, और एक व्यक्ति पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस के सामने तुरंत ही वह उसी पेपर को रख देते हैं। वहां के साहित्यकारी होते हैं प्रसाद, और जैसे फ़ोटो को देखते कहने लग जाते हैं कि इस फ़ोटो में जो चित्र है वह तो हमारे थाने को टीम को बरामद यह युवती हुई थी। अब वहाँ पर जो महिला होता है वो अपना नाम बताने हुए कहने लग जाता है कि साहब हम इस महिला की माँ हैं सरोज, और यह उस महिला का भाई है जो हमारे साथ आया है, यह है सागर। और उस महिला का जो नाम होता है असल में वह नाम होता है किरण है। असल में आज होती घटना वाले दिन लगभग 10 बजे यह हमसे बोल के गई थी कि हम किसी आनंद नाम के एक लड़के से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब यही बोल के चली गई, लेकिन वह शाम तक दोबारा घर लौट के नहीं आई। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन का वक्त होता है तो उसी दिन नंबर के थ्रू हमें इस चीज़ की सूचना मिली, और जैसे मिली तुरंत ही अपने बेटे सागर को लेकर हम आपके पास थाने पहुँचे हैं। पुलिस तुरंत जो होती है अब उस फ़ोटो को निकाल कर उसी समय अब सरोज के सामने रखती है। और जैसे ही सरोज के सामने रखती है तो सरोज जो होती है तुरंत ही अपनी बेटी किरण को देखकर वहीं पर दहाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और पुलिस जो थी पूरी तरह से विश्वास कर बैठती हो ना हो इन्हीं की बेटी किरण ही है। और पुलिस जो थी अब सरोज से कुछ पूछताछ करती है, अहम सुराग जो होती है जुटाना चाहती है, उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। तो सरोज से पूछने लग जाती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। अब सरोज तुरंत ही कहने लग जाती है कि साहब हमें पूरा विश्वास है कि अतुल उर्फ आनंद ने ही हमारी बेटी के साथ ऐसा कारनामा किया है, क्योंकि वही बहला फुसला कर हमारी बेटी को अपने साथ ले गया था। और पुलिस जो थी उस घटनास्थल पर जो मिले हुए सीसीटीवी फुटेज थे उसको निकाल कर दिखाना शुरू कर देती है। और जैसे दिखाने लगती है तो वह जो होती है महिला सरोज उस समय उस फ़ोटो को देखकर लगभग शरीर का जो कट मिजाज होता है वह देखकर कहने लगती है कि या तो हमें लग रहा है कि हमारे ही बेटी को ले जाने वाला आनंद ही है। और पुलिस जो होती है अब सरोज के तहरीर पर आनंद के खिलाफ जो होता है एक मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी दिशा में यह छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जो होती है जब सीसीटीवी फुटेज और इलाके की निकालती है और जगह के पूरे रास्ते की निकालती है तभी पता चलता है वह आनंद जो होता है उस बाइक को जो होता है अपने साथ लेकर वह कुशी नेत्रालय के पास पहुँचता है और खड़ा कर कर उसी के अंदर जो होता है घुस जाता है। और पुलिस जो होती है तुरंत ही खुशी नेत्रालय के जो होता मकान उसी पर छापा मार देती है। दूसरे दिन छापा जब मारती है तो वह गेट जो होता है उसी समय जब पुलिस खुलवाने लगती है तो खुलता नहीं है, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का माहौल होता है, लोगों के अंदर डर समा जाता है। पुलिस काफ़ी मिन्नतें करती है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं होता है। उसी बीच एक बगल में शटर होता है, उस शटर को पुलिस जैसे थपथपाने लगती है तो ऊपर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है आनंद। और जैसे ही आनंद अब पुलिस को देखती है तुरंत ही पीछे वाले दरवाजे से भागना शुरू कर देती है। और पुलिस जो थी अब तुरंत उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो जाती। होने के बाद पुलिस तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर देती है। काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी वहाँ छत पर अंदर जो था पुलिस को चक्कर लगवाता है, लेकिन कांस्टेबल इतना मेहनत कर देते हैं कि वहीं पर पुलिस के हाथ धर दबोचा जाता है। धर दबोचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय आनंद को थाने लाती है। अब बिना किसी दबाव के आनंद जो होता है उस समय किरण के हत्या को जो जुल्म कबूल करता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में इसी आगरा के पास एक प्रकाश नगर पड़ता है और उसी का एक बस्ती पड़ता है पथवारी। वहीं के रहने वाले होते हैं राम सिंह और उनकी पत्नी होती है सरोज। उनके टोटल जो होते हैं
4 बच्चे होते हैं, जिसमें इकलौता बेटा होता है या होता है सागर, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र 28 साल के आसपास। और जो तीनों बेटियां होती हैं, सबसे बड़ी बेटी होती है लता और दूसरे नंबर की बेटी होती है किरण और सबसे छोटी जो होती है वह होती है सौंदर्य। अब तीनों बेटियां जो होती हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती हैं, काफ़ी तौर तरीके से अपने घर की जिम्मेदारी निभा रही होती हैं। लेकिन जब अब जो होते राम सिंह को लगने लगता है कि हमारी बेटी जो थी लता जो थी अब शादी की दहलीज पर पहुंच गई है, तभी अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर देती है। तलाशी जो होता है जल्द से जल्द रंग लाता है। तभी साल 2007 का वह वर्ष होता है, लगभग वही अक्टूबर का महीना होता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद ज़िला पड़ता है, उसी के पास एक हिमाऊ जो होता है इलाका पड़ता है। वहीं का रहने वाला होता है खुशी उर्फ शशि पंडित, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल के आसपास। जैसे ही पता चलता है शशि पंडित जो होते हैं काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान भी है, वह नौकरी की तलाशी भी कर रहा है। तभी जो होते हैं राम सिंह अपनी बेटी लता की शादी जो होता है उसी खुशी पंडित से करवा देते हैं। कराने के बाद लता अपने ही ससुराल में जाकर रहने लगती है। लेकिन राम सिंह का जो घर परिवार होता है यह पूरी तरह से उनके बेटे जो होते हैं और साथ में उनकी बेटियां शादी की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। राम सिंह जो होते हैं अपने बेटे सागर की तलाशी का तभी राम सिंह जो होते हैं अपने बेटे सागर के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। साल 2012 का वर्ष होता है। उसी वर्ष में जो होता है अपने बेटे सागर की शादी अपने कुछ दूरी पर रहने वाली एक लड़की से करवा देते हैं। सागर का जो ज़िंदगी होता है वो खुशियों से भर जाता है। वक्त चलने लगता है। सागर के शादी का 2 साल का वक्त बीत जाता है। साल 2014 होता है। उसी बीच जो होता है मई का महीना होता है। सागर जो था एक बाइक उस समय चलाते हुए ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद सागर को अस्पताल में भर्ती करवा जाता है, लेकिन उसका जो था दाहिना आँख जो होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते राम सिंह वह काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन अपने बेटे का आँख लगवाने के लिए वह फैसला लेते हैं। तभी सागर का एक नकली आँख लगवा दिया जाता है। लेकिन राम सिंह जो होते अपने बेटे सागर का इलाज कराने के लिए अपने ही घर पर रख लेते हैं। उसका काफ़ी इलाज कराते हैं। लेकिन राम सिंह जो होते हैं काफ़ी इलाके से काफ़ी लोगों से कर्जा पे ले लेते हैं। लेने के बाद कैसे का तैसे कर अपने बेटे सागर का इलाज भी करवा देते हैं। तभी जो होता सागर के जीवन का कुछ वर्ष और बीत जाता है। इसी बीच सागर के 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन सागर के इलाज के लिए जो होते हैं राम सिंह काफ़ी लोगों से जब कर्जा ले लेते हैं तो इसी वजह से काफ़ी जो होता है निराशा समझने लगते हैं। इसी वजह से इतना परेशान हो जाते हैं राम सिंह, एक दिन वह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। चले जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी होता है सागर के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से सागर को वहाँ के इलाके के जितने कर्जदार होते हैं सभी सागर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। परेशान करने की वजह से सागर काफ़ी जो होता है हताश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बहन होती है किरण वह भी एक शादी की दहलीज पर पहुँच गई होती है। और उस समय किरण जो होती है BA की पढ़ाई करने के बाद किरण अब BSc का कोर्स भी करना शुरू कर देती है। सागर को लगने लगता है कि हमारी बहन का पढ़ाई जो होता है पैसों की वजह से पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए सागर जो होता है अपना वह मकान जो होता है वह बेच देता है। बेचने के बाद उस मकान से जो पैसे आए थे उस पैसे को कर्जदार को दे देता है। लेकिन 8 महीने अपने परिवार को लेकर कैसे ना तैसे इलाके में जाकर किराए के मकान पर रहना शुरू कर देता है। और जैसे 8 महीना बीतता है तो उसी समय उसी पैसे से जहाँ पर वह सागर ने मकान अपना खुद का बेचा था वहीं बगल में जाकर एक नया प्लाट ले लेता है। उसी प्लाट में लेने के बाद अपना मकान बनाता है, लेकिन वह मकान जो होता है 2 कमरे का होता है, वह काफ़ी छोटा होता है। इसीलिए सागर जो होता है तुरंत ही एक नया किराए का मकान लेने के लिए फैसला लेता है। तभी वहाँ से देवनगर लगला में जाकर एक किराए का मकान ले लेता है। उसी मकान में जाकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के सहित सागर वहीं पर रहना शुरू कर देता है और रहने भी लगता है। और वहीं पर रहकर अपनी बहन किरण की अब पढ़ाई भी शुरू कर देता है। लेकिन उसी बीच जो होता है किरण अपनी बड़ी बहन जो होती है लता के यहाँ काफ़ी आना जाना लगा रखती है। लेकिन लता के ही ससुराल का एक पड़ोसी होता है आनंद उर्फ अतुल, जिसकी उम्र होती है लगभग 26 साल और जो एक शादीशुदा भी होता है। उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन अतुल जो होता है उस समय किरण को अपनी पड़ोस में आकर ज़्यादा देखकर उसको पहचान भी लेता है और लेने के बाद जो होता है वह उसके करीब भी जाना चाहता है। लेकिन आनंद जो होता है आनंद को जब लगने लगता है कि हमारे बैठने से हमारे परिवार का खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है, इसीलिए अब जो होता है आनंद लता के पति जो होते हैं खुशी पंडित से जाकर अपनी नौकरी के लिए बात करता है। खुशी पंडित जो होता है अब उसकी माली स्थिति घर की समझ कर खुशी पंडित
आगरा के ही एक डॉक्टर के पास नौकरी लगवा देता है। वहाँ कुछ दिन करता आनंद, लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लगता है। वहाँ का जो था आनंद उस समय आकर अब जगदीशपुरा के ही गड़ी भदौरिया में वह जाकर खुशी नेत्रालय पे उस समय काम करना शुरू कर देता है और करने भी लगता है। वहीं पर रहकर उसका ज़िंदगी अच्छा से बीतने लगता है। लेकिन खुशी के घर जो होता है वह काफ़ी आना जाना लगा देता है, क्योंकि खुशी का जो असल में वह ससुराल पड़ता है वह पड़ता है किरण का ही घर। आने जाने की वजह से किरण से वहीं पर जाकर आनंद मुलाकात भी कर लेता है। आनंद धीरे धीरे वहाँ काफ़ी आना जाना लगा लगता है, जिसकी वजह से किरण भी अब आनंद को जानने और पहचानने लगते हैं। इन दोनों के बीच इतनी नज़दीकी आ जाती है कि दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। दोनों का दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर पर बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आनंद जो होता है किरण की खूबसूरती को देखकर एक ही बार में फ़िदा हो जाता है। फ़िदा होने के बाद उससे आए दिन मिलने के लिए जिद भी करता है। तभी जहाँ पर आनंद काम करता था उसी खुशी नेत्रालय पर वहीं पर मिलने के लिए वह जो होता है अब उसी समय किरण को बुलाता है। वहाँ पर आता तो पूरे भारत में उस समय लॉकडाउन का माहौल होता है। माहौल होने के बाद सब अपने अपने दरवाज़ा बंद कर अंदर बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पर जैसे अब वह उस समय किरण आती है, आने के बाद उसको अंदर लेता है, क्योंकि जहाँ पर आनंद काम करता था वहीं पर अकेला ही रह रहा होता है। उसी बीच बुलाता है। वहाँ आने के बाद किरण कमरे में जाती, काफ़ी मीठी मीठी बातें करता है। करने के बाद किरण से जो होता है उस समय शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है। किरण जो होती है तुरंत ही उससे जो होती है जिद में आकर वहीं पर संबंध बना देती है, और संबंध का जो सिलसिला होता है अब आए दिन इनका चलना शुरू हो जाता है। समय बीतने लगता है, लेकिन किरण को जैसे लगने लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी बिना शादी के नहीं सुधरने वाली, इसीलिए वह तुरंत ही अब आनंद के ऊपर शादी के लिए दबाव मानना शुरू कर देते हैं। आनंद को यह ज़रूर शंका हो जाता है, अगर हम किसी दिन किरण से शादी करेंगे तो हमारा घर परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसी बात को लेकर किरण से हर बार शादी के लिए इग्नोर कर जाता है। लेकिन किरण को यह नहीं पता होता है कि आनंद की शादीशुदा है और साथ में उसके 2 बच्चे भी हैं। किरण को यह पता होता है कि हो सकता है अभी यह शादीशुदा नहीं है, क्योंकि वह जहाँ पर काम करता था वहीं पर जो होता है उसके जानने पहचानने भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ दिन तो वक्त बीतता है, लेकिन किरण जो होती है जैसी नौकरी की तलाशी करती है तो उसी समय आनंद जो होता है किरण को भी अपने उसी खुशी नेत्रालय में लगा लेता है। लगाने के बाद अब दोनों एक साथ वहीं पर काम करते हैं। दोनों का वक्त जो होता है उसी जो होता है मकान में, उसी चिकित्सालय में अच्छा सा संबंध के द्वारा बीतना शुरू हो जाता है और बीतने लगता है। लेकिन कई बार जो होती है किरण अब आनंद के ऊपर शादी के लिए दबाव मारती है, जिसकी वजह से वह आनंद काफ़ी तंग आ जाता है। तंग आने की वजह से अपने घर में जाकर रात रात सो नहीं पाता। तभी सुबह का टाइम होता है, उसी बारे में सोच बैठता है कि अगर हम किसी दिन किरण को अपना लेते हैं तो हमारे घर परिवार में हमारे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। और उसी समय फैसला भी लेता है, हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि अपने ही रास्ते से किरण को क्यों ना हटा दें, ताकि हमारा रास्ता भी आसान हो जाए और हम अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। लेकिन इसकी जो भनक होती है किरण को कभी एहसास भी नहीं हो पाती। तभी जो होता है 21 अप्रैल 2020 का दिन होता है। किरण जो होती है अपनी माँ से सरोज से बोलकर यहाँ निकल जाती है कि हम जा रहे हैं खुशी जो होता है नेत्रालय पर काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो होता है रोज़ सुबह के टाइम वह ज़रूर निकल जाती है। उसी दिन में चली जाती है और जैसे जाती है तो वह शटर जो होता है बाहर से बंद था। बंद होने के बाद अब जो होती है किरण उस दरवाजे को खटखटाती है। अंदर जो था आनंद जैसे ही देखता है तो किरण को अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद वहाँ कुछ देर बैठते हैं, दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन दोबारा जो होती है किरण अब उस समय आनंद से शादी की जिक्र छेड़ देती है। छेड़ने के बाद आनंद का मूड वहीं पर काफ़ी उतावला हो जाता है। इतना उतावला हो जाता है कि खुन्नस खाता वहीं पर अब जो होता है किरण का वहीं अपने दोनों हाथों से गला दबाने का हत्या कर देता है। लेकिन जब उसको विश्वास हो जाता है किरण अब भी इस दुनिया को नहीं गई है, तो तुरंत ही वहाँ जाकर डॉक्टर के ही पास एक रस्सी पड़ा होता है, उसी रस्सी को लेता और तुरंत जाकर किरण के गले को जोर से खींचता है। अब पूरा उसको विश्वास हो जाता है किरण इस दुनिया को छोड़ के चली गई। लगभग 7 घंटा वहाँ पूरी बैठा भी रहता है। तो उसी टाइम जो होता है डॉक्टर के ही पास जो होता है एक कार्टून पड़ा होता है लगभग 3 फुट का, उस कार्टून को लेता है और उसी कार्टून में किरण के बॉडी को अच्छे से लपेट कर डंप कर देता है। डंप करने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान सोचता है। उसी प्लान के तहत अब जो होता आनंद अपना वही स्प्लेंडर बाइक लेता है। लेने के बाद उसी बाइक पर वह पीछे कार्टून को रस्सी से बांध लेता है। बांधने के बाद चलाता हुआ बाइक गजानन नगर के ही गरिमा डॉक्टर के पास जो मकान होता है उसी के पीछे ले जाकर आराम से डंप कर देता है। डंप करने के बाद आनंद वह बाइक लेकर उसी समय खुशी नेत्रालय में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम से सोता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है
आनंद की तहरीर पर आता है। इसी में पुलिस की जो टीम होती है उसका भाई अपने कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब आनंद को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद आनंद के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी होंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।